मॉडलिंग एंड सिमिलिट्यूड ये है लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 के अंदर। और जो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस स्टडी कर कर आए हैं उसके अंदर हम लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से डायमेंशनल एनालिसिस एक और यूज़फुल है हमारे लिए मॉडलिंग एंड सिमिलिट्यूड के लिहाज से। Modeling and similitude to develop the procedures for designing models so that the model and prototype will behave in a similar fashion. हम लोग क्या चाह रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मार्स रोवर भेजा गया था मार्स के ऊपर, तो वो जो मार्स के ऊपर अगर भेजा गया था तो उसके लिए जो भेजने से पहले जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए गए होंगे वो एक्सपेरिमेंट्स ही यहाँ पर अर्थ पर ही किए गए होंगे और इस तरह की डिज़ाइन कंडीशंस क्रिएट की गई होंगी कि जो मॉडल है और जो प्रोटोटाइप है वो बिहेव कर रहे होंगे सिमिलरली जो कंडीशंस आपके मार्स के ऊपर होंगी। तो अब ये तो पॉसिबल तो नहीं है कि जाकर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह मार्स वगैरह पर किए जाएं, तो उसके लिए जो कंडीशंस क्रिएट की गई होंगी सिमिलर टाइप की कंडीशंस क्रिएट की गई होंगी अर्थ के ऊपर कि वो दोनों केसेस के अंदर मॉडल और जो प्रोटोटाइप है वो बिहेव कर रहा होगा सिमिलरली। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पैराशूट्स वगैरह डिज़ाइन करने हों तो पैराशूट्स वगैरह के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के लिए अब इस तरह से बार बार तो ये नहीं हो सकता हम कि कंटिन्यूसली किसी हाइट पर जाकर जंप वगैरह करें और फिर वो पैराशूट्स वगैरह देखें कि किस तरह से बिहेव कर रहे होंगे। तो उसके लिए शायद हमारे पास कोई ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए कि हम वो जो पैराशूट्स डिज़ाइनिंग या जब उसके एक्सपेरिमेंट्स वगैरह रन कर रहे हैं तो वो हम किसी भी वाटर टैंक्स के अंदर या कोई भी ईजियर प्लेस हो कि हम लोग वहाँ पर उसके एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर सकें। अब वो हमारे लिए ईजियर तो हो लेकिन वो जो बिहेव कर रहे हों वो सिमिलरली बिहेव करें जैसा कि हमारा प्रोटोटाइप बिहेव कर रहा होगा। तो प्रोटोटाइप और मॉडल क्या है? मॉडल जो है, मॉडल एक रिप्रेजेंटेशन होती है आपके फिजिकल सिस्टम की जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम इन सम डिज़ायर्ड रिस्पेक्ट। तो जो अगर एग्जांपल दे रहा था पैराशूट्स की, तो अगर फॉर एग्जांपल हम उसको वाटर टैंक्स के अंदर देखना चाह रहे हैं तो वो आपका मॉडल होगा जो हम वाटर टैंक्स वगैरह के अंदर उसको एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहे हैं। तो हम लोग जिसके लिए उसकी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं जो कि एक्चुअल हमारे पास पैराशूट्स होंगे तो वो हमारा प्रोटोटाइप होगा। तो फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास कंडीशन, या हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी स्ट्रक्चर हो। लेट्स सपोज कि जिस तरह से हम लोग कल जिस तरह से हम लोग एक प्रॉब्लम कर रहे थे, उस प्रॉब्लम के अंदर क्या था कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट गिवन थी जिसके ऊपर फ्लूइड फ्लो कर रहा था। अब फॉर एग्जांपल आपके जो भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपके बिल बोर्ड्स वगैरह हो गए। अब ऐसा तो नहीं है कि बिल बोर्ड्स उतार कर फिर हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह रन करें और फिर देखें कि उसके ऊपर ड्रैग फोर्सेस कितनी होंगी। तो हम उस बिल बोर्ड के लिए एक स्मॉल मॉडल बना रहे हों, चाहे छोटा सा मॉडल बना रहे हों और उसको फिर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और वो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हम लोग इस तरह से कर रहे होते हैं और उसका जो मॉडल इस तरह से बना रहे होते हैं कि वो बिहेव बिल्कुल उसी तरह से ही करेगा जिस तरह से आपका प्रोटोटाइप करेगा। और प्रोटोटाइप क्या है? द फिजिकल सिस्टम फॉर विच द प्रेडिक्शंस आर टू बी मेड इज कॉल्ड द प्रोटोटाइप। तो जिसके लिए हमें जो हमारा फिजिकल सिस्टम है जिसके लिए प्रेडिक्शंस बेसिकली हम लोगों ने करनी है वो हमारा प्रोटोटाइप होगा। तो जो मॉडल है वो लाजमी नहीं है कि स्मॉल ही होगा, छोटा होगा प्रोटोटाइप से। शायद हमारे पास कुछ केसेस के अंदर बहुत स्मॉल प्रोटोटाइप हो सकता है। अब इस प्रोटोटाइप स्मॉल है तो उसके एक्सपेरिमेंट्स वगैरह रन करना स्मॉल प्रोटोटाइप के लिए मुश्किल होगा। तो फिर हम जो मॉडल है वो जूम इन करके हम बड़ा मॉडल बना सकते हैं। तो हमारा जो मॉडल है वो स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। स्मॉल हो सकता है प्रोटोटाइप से या लार्ज हो सकता है प्रोटोटाइप से, वो डिपेंड कर रहा होगा हमें क्या डिज़ायर्ड है। दूसरी चीज़ ये कि हम लोगों ने कंडीशंस ऐसी क्रिएट करनी है, इस तरह की अपने फिजिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से देनी है कि जो मॉडल है और जो प्रोटोटाइप है वो दोनों एक तरीके से बिहेव कर रहे हो। जिस तरह से मैं पैराशूट्स की एग्जांपल दे रहा था कि पैराशूट्स लाजमी नहीं है कि हम उसके एक्सपेरिमेंट्स एयर के अंदर ही कर रहे हो। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम लोग जो पैराशूट्स हैं उनको वाटर टैंक्स के अंदर भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और वो किस तरह से कर सकते हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे।
तो इस तरह से हमारे पास ये देख रहे होंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ करते हुए कि जो मॉडलिंग है और जो सिमिलरिट्यूड है, जो हम लोग सिमिलर सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी रिप्रेजेंटेशन या जो बिहेवियर होगा वो सेम होगा। सो सिमिलैरिटी ऑफ मॉडल एंड प्रोटोटाइप, क्या सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए, क्या कंडीशंस मीट करनी चाहिए या क्या कंडीशंस मैच होनी चाहिए कि हम कह सकें कि जो मॉडल है और जो प्रोटोटाइप है वो सेम है। सो व्हाट कंडीशन मस्ट बी met to ensure the similarity of model and prototype। एक तो सिमिलैरिटी होनी चाहिए, जियोमेट्रिक सिमिलैरिटी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर हमारा जो प्रोटोटाइप है वो रेक्टेंगुलर शेप का है और मॉडल जो हम बना रहे हैं वो सर्कुलर शेप, ऐसा नहीं होगा। जियोमेट्रिक सिमिलैरिटी सेम होगा। मॉडल एंड प्रोटोटाइप मस्ट हैव द सेम शेप। अगर हम लोग रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है हमारे पास या हमारे पास एलिप्टिक शेप है, तो जो शेप है मॉडल और प्रोटोटाइप का एज इट इज़ होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डायमेंशंस बड़ी हो सकती हैं, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, पर शेप दोनों का सेम होना चाहिए। सो लीनियर डायमेंशंस ऑन मॉडल एंड प्रोटोटाइप करस्पॉन्ड विद इन कॉन्स्टेंट स्केल फैक्टर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी प्रोटोटाइप है, फॉर एग्जाम्पल प्रोटोटाइप मेरा ये है 10 मीटर्स का और ये मेरे पास है 1 मीटर्स का, तो अगर मैं इसका जो मॉडल बना रहा हूँ रेक्टेंगुलर मॉडल, तो वो एक पर्टिकुलर उसको फॉलो करना चाहिए स्केल फैक्टर। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1:10 का स्केल बना रहा हूँ, ठीक है, कि आपका जो मॉडल होगा वो तकरीबन प्रोटोटाइप से 10 गुना छोटा होगा। तो इस केस के अंदर मेरी ये वाली साइड 1 मीटर हो जाएगी और ये वाली साइड 0.1 मीटर्स हो जाएगी। तो एक कांस्टेंट स्केल फैक्टर रखना होगा जो डायमेंशंस हम लोग यूज़ कर रहे होंगे कंटिन्यूस, वो सेम तो जो भी स्केल फैक्टर होगा, अगर मेरा प्रोटोटाइप बड़ा है उसका मैं 10 गुना कम बनाना चाह रहा हूँ, 10 गुना बड़ा बनाना चाह रहा हूँ, वॉट एवर द वो नंबर है, जो भी आपके पास जो डायमेंशंस है, तो वो डायमेंशंस जो हैं हर तरफ से, हर जगह से एक ही स्केल फैक्टर के हिसाब से ही कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक जगह से डिफरेंट हो, दूसरी जगह से डिफरेंट हो, तो उस केस के अंदर ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी मैच नहीं कर सकती। फिर है हमारे पास किनेमैटिक सिमिलैरिटी। व्हाट इज मीन बाय द किनेमैटिक सिमिलैरिटी? किनेमैटिक से आपको याद है कि हम लोग मूवमेंट की बातें कर रहे थे, फोर्सेस को डिस्कस नहीं कर रहे थे। तो जो वेलोसिटीज़ हैं हमारे पास, वेलोसिटीज़ जो हैं करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के ऊपर, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो इस पॉइंट या कोई भी पॉइंट के ऊपर एक्चुअल केस के अंदर जो वेलोसिटीज़ होंगी और जो मॉडल वाले केस में वेलोसिटीज़ होंगी, वो एक स्केल फैक्टर से ही कम या ज़्यादा हो रही होंगी। ऐसा नहीं होगा कि डिफरेंट वेलोसिटीज़ के स्केल से आ रही। फॉर एग्जांपल अगर वो वेलोसिटीज़ 10 गुना कम है, तो हर जगह पर अब उसके प्रोटोटाइप से 10 गुना कम होनी चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंट वेलोसिटीज़ हो सकती हैं, पर उस हिसाब से वो जो वेलोसिटीज़ हैं वहाँ पर एक पर्टिकुलर स्केल फैक्टर के हिसाब से ही कम या ज़्यादा होनी चाहिए। जो भी है वो कांस्टेंट स्केल फैक्टर होना चाहिए। एंड डायनामिक सिमिलैरिटी मतलब अब फोर्सेस की बात हो रही है, तो जो भी फोर्सेस होंगी मॉडल या प्रोटोटाइप के ऊपर, वो एक कांस्टेंट स्केल फैक्टर से ही चेंज होनी चाहिए। अभी जो किनेमैटिक सिमिलैरिटी है और ये जो डायनामिक सिमिलैरिटी है, ये हमें फोर्सेस या वेलोसिटीज़ को कंसीडर करने के लिए इतना वो नहीं रखना पड़ेगा। ये चीज़ हमारे लिए जब डायमेंशनल एनालिसिस स्टडी करके रहे हैं, ईजियर हो जाएगा ये चीज़ें रखना, और इवन ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी भी। और वो किस तरह से होगा वो हम लोग देख रहे होंगे। लेट्स से कि हमारा ये प्रोटोटाइप है, लेट्स से ये हमारा प्रोटोटाइप है, ये आपके पास एक एयर विंग है आपके एयरक्राफ्ट का, और इसका जो मॉडल है वो ये रिप्रेजेंट किया गया, एक स्मॉल मॉडल इसका क्रिएट किया गया है इस केस के अंदर। अभी जो मॉडल क्रिएट किया गया है अगर आप देखें तो ये 10 गुना कम है, ये 10 स्केल के ऊपर बनाया हुआ है, उसका 1/10 है, ठीक है, इसका 1/10 है, तो दैट मीन्स कि ये अगर 40 मीटर्स है तो ये 4 मीटर्स है, ठीक है, 4 मीटर्स एंड 40 मीटर्स ये आपस में रिलेटेड है। और देखें तो ये स्केल जो है इनके दरमियान 10 स्केल है, सही है। अब सिमिलरली यहाँ पर इसकी जो
कॉर्ड लेंथ जो गिवन है, ये तो था स्पैन इसके आपके विंग का, और ये इसका कॉर्ड लेंथ है। और अगर ये देखें यहाँ पर 8 मीटर्स है, तो अगेन 10 स्केल से ये 0.8 मीटर्स है। ठीक है, सो ये है। और उसके बाद ये जो इसके दर ये जो हाइट गिवन है ये 1 मीटर है, और अगर आप ये देखें तो ये 0.1 मीटर्स है। तो दिस इज़ हाउ दे आर रिलेटेड। तो आपको नज़र आ रहा है कि वो जो शेप है, वो शेप दोनों का सेम क्रिएट रखा हुआ है। शेप जो है बिल्कुल सेम रखा हुआ है, एज इट इज़ रखा हुआ है, चेंजेस नहीं है कि डायमेंशंस भी एक स्केल के ऊपर रखी हुई हैं, शेप भी तकरीबन सेम रखा गया है कि शेप जो है वो चेंज ना हो रहा हो। सही है। तो अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है वेलोसिटी गिवन है। सो ये वेलोसिटी वीपी है और ये वेलोसिटी मॉडल की डिफरेंट की गिवन है, तो वो भी एक स्केल फैक्टर यहाँ पर रखा गया होगा। अब शेप जो है वो हम लोगों ने सेम रखना है। अगर आप ये देखें कि यहाँ पर जो एंगल है, जिस एंगल ऑफ अटैक से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये 10 डिग्री है, और अगेन इस फ्लो का जो एंगल ऑफ अटैक है इसके साथ वो 10 डिग्रीज ही रखा गया है। अगर इस एंगल ऑफ अटैक को चेंज करते तो आपके जो सिमिलैरिटी है, फ्लूइड फ्लो की सिमिलैरिटी है, या डायनेमिक फ्लो जो सिमिलैरिटीज़ थी, या इवन किनेमैटिक सिमिलैरिटीज़ थी, वो मैच नहीं कर पाती। वो कभी मैच कर पाएंगी जब दोनों का एंगल ऑफ अटैक 10 डिग्रीज ही होगा। तो ये शेप से भी ज़्यादा रिलेटेड है। अगर आप इसका शेप अगर उसको 10 डिग्रीज पर नहीं रखते, फ्लूइड फ्लो डिफरेंट उसके पर फ्लो हो रहा होता, तो इवेंचुअली फ्लूइड फ्लो के लिए भी, या फ्लूइड फ्लो के लिए स्ट्रक्चर का शेप चेंज हो गया होगा। तो इस वजह से भी हमें जो डायनामिक सिमिलैरिटी है, या किनेमैटिक सिमिलैरिटी है, या ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटीज़ हैं, वो हर तरह से रखनी होंगी। और जो स्केल रखा गया है, ज्योमेट्रिक स्केल या ये वेलोसिटीज़ का स्केल, तो वो एक पर्टिकुलर स्केल से उसको रखा गया होगा। तो ये चीज़ लाजमी है कि जो प्रोटोटाइप और मॉडल की जो सिमिलैरिटीज़ हैं ये होनी चाहिए, तभी दोनों एक दूसरे के हिसाब से सिमिलर बिहेव कर सकेंगे। Theory of models. अब theory of models can be readily developed by using the principles of dimensions. तो हम लोग जो थ्योरी क्रिएट कर रहे हैं मॉडल्स के लिए, कि जो मॉडल्स वो किस तरह से बिहेव करें, कि वो उनका जो बिहेवियर होगा वो सिमिलर होगा प्रोटोटाइप से, तो वो हम लोग किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, वो हम जो डायमेंशनल एनालिसिस स्टडी कर आए हुए हैं, जो डायमेंशनल एनालिसिस स्टडी कर आए हुए थे, वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है इस केस के अंदर। अगर हम देखें उस डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर हम लोग किसी भी एक तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए यूज़ कर सकते थे, और कोई भी डायमेंशंस के लिए चीज़ें वो यूज़ कर सकते थे। चाहे आप जिस तरह से हम लोगों ने पाइप फ्लो वाली एग्जांपल देखी थी, तो उस पाइप फ्लो के अंदर मेरे पाइप का डायामीटर चाहे वो 100 मीटर्स भी हो सकता है, या मेरे पाइप का जो डायामीटर है वो 0.1 मिलीमीटर्स भी हो सकता है, 0.1 मीटर्स हो सकता है। तो वो हमारे पास जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा इस थ्योरी ऑफ मॉडल्स को डेवलप करने के लिए। तो हमें पता है किसी भी प्रॉब्लम के लिए जो नंबर ऑफ सेट ऑफ पाई टर्म्स हैं, तो जो पाई 1 है हमारा, दैट इज़ इक्वल टू, और वो फंक्शन होता है किस चीज़ का, वो दूसरे पाई टर्म्स का रिलेशन होता है। और वो रिलेशन हमारे पास किस तरह से आ रहा होता है, वो एक्सपेरिमेंट से ही हमारे पास रिलेशन, उसका फंक्शन पता लग रहा होता है। तो ये जो रिलेशन हमारे पास पाई टर्म्स का बनेगा, वो हमें पता होगा प्रॉब्लम से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है किन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और फिर हम लोग वो जो पाई टर्म्स क्रिएट कर रहे थे उसके हिसाब से हमारे पास ये इक्वेशन हो रही होगी। ये जो इक्वेशन है ये अप्लाई हो रही होगी किसी भी सिस्टम के लिए, अप्लाई हो रही होगी दैट इज़ गवर्न्ड बाय द सेम वेरिएबल्स। तो अब ये जो इक्वेशन अप्लाई होगी किसी के लिए भी, जैसे हम लोग पाइप फ्लो वाली एग्जांपल्स दे रहे थे, तो अब मुझे ये नहीं है कि हर किसी को अपने पाइप्स के लिए जाकर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स रन करने पड़ेंगे। तो वो जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं और उसके डायमेंशनल एनालिसिस के तौर पर, तो वो अब हर पाइप फ्लोज के लिए वो अप्लाई हो सकती है। तो इस वजह से ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है, ये डायमेंशनल एनालिसिस अगर हम लोग कर रहे होंगे, तो ये जो हमारे पास पाई टर्म्स की इक्वेशन आ रही होती है, ये किसी भी आपके सिस्टम के लिए अप्लाई हो सकती है अगर उसके जो वेरिएबल्स हैं वो सेम ही हैं जो कि इस सिस्टम के लिए हैं। सो
ये तो थी हमारे पास वन। और जब हम लोग प्रोटोटाइप की बात कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको कोई भी सबस्क्रिप्ट नहीं गिवन होगा, लेकिन जब मॉडल के लिए बात कर रहे होंगे तो मॉडल के लिए हम लोग ये नीचे उसके साथ एम भी लिख रहे होंगे। सो अगर ये टर्म्स लिखे हुए होंगे तो हम यहाँ पर इसका मतलब प्रोटोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं तो हम लोग पी जो है उसके साथ लिख रहे होंगे कि ये प्रोटोटाइप की बात हो रही है। सो अ सिमिलर रिलेशनशिप कैन बी रिटन फॉर अ मॉडल ऑफ दिस प्रोटोटाइप। तो अगर हमारे पास उसका जो प्रोटोटाइप है, लेट सपोज ये प्रोटोटाइप की इक्वेशन थी, तो उसके मॉडल के लिए भी, इस प्रोटोटाइप के मॉडल के लिए भी हम ये सिमिलर इक्वेशन लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इक्वेशन हर सिस्टम के लिए अप्लाई हो रही होगी अगर उनके वेरिएबल्स सेम होंगे। ठीक हो गया? तो ये इक्वेशन वेयर द फॉर्म ऑफ फंक्शन विल बी द सेम एज लॉन्ग एज द सेम फेनामेना इज इन्वॉल्व इन बोथ द प्रोटोटाइप एंड द मॉडल। तो द प्रोटोटाइप एंड द मॉडल मस्ट हैव द सेम फेनोमेना। जिस तरह से ये एग्जाम्पल दे रहे थे हम लोग कि जो प्रोटोटाइप के लिए फेनोमेना था कि फ्लूइड जिस तरह से फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर, यानी कि उसका शेप चेंज नहीं हो रहा है, तो वो उसी तरह से ही वही पर्टिकुलर फेनोमेना हम लोग फॉलो कर रहे हैं, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि फ्लूइड प्रोटोटाइप्स के अंदर इस तरह से फ्लो कर रहा हो और मॉडल के अंदर मैं फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर करवा रहा हूँ या इधर से फ्लो करवा रहा हूँ। सो ये तो फिर फेनामेना सेम नहीं होगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो वो जो फेनामेना है दोनों चीज़ों के लिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है? मॉडल डिजाइन, द मॉडल इज डिजाइंड एंड ऑपरेटेड कंडीशंस आल्सो कॉल्ड सिमिलैरिटी रिक्वायरमेंट्स और मॉडलिंग लॉज। इसको मॉडलिंग लॉज कहते हैं। तो अब अगर हमारे पास ये जो पाई टर्म्स हैं जो जिसके ऊपर ये मेन पाई टर्म डिपेंडेंट होता है, सो ये जो पाई टर्म्स हैं तो मॉडल डिज़ाइन के लिए ये जो पाई टर्म्स हैं ये सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये पाई 2 प्रोटोटाइप का है तो पाई 2 प्रोटोटाइप का पाई 2 के मॉडल के बराबर होना चाहिए, पाई 3 प्रोटोटाइप के पाई 3 के मॉडल के साथ बराबर होना चाहिए, एंड सो ऑन। इस तरह से जो लास्ट प्रोटोटाइप का पाई टर्म है दैट शुड बी इक्वल टू द पाई टर्म मॉडल। तो ये कंडीशंस मैच करनी चाहिए, ये कंडीशंस मीट होनी चाहिए। अगर ये सिमिलैरिटी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी तो फिर हम लोग उसको जो मॉडल है वो सही तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा होगा आपके प्रोटोटाइप की। तो ये जो कंडीशंस हैं, ये जो मॉडल डिज़ाइन किया जाता है, ये मॉडल डिज़ाइन और इन कंडीशंस के ऊपर ऑपरेट होना चाहिए, जिसको हम लोग सिमिलैरिटी रिक्वायरमेंट्स या मॉडलिंग लॉस कहते हैं। अगर ये चीज़ें पूरी होंगी तभी ही हम कह सकते हैं कि जो पाई 1 प्रोटोटाइप होगा दैट वुड बी इक्वल टू द पाई 1 ऑफ द मॉडल, और ये हमारी डिज़ायर्ड प्रिडिक्शन इक्वेशन है। ये चीज़ हम चाहते हैं कि जो बिहेवियर है पाई 1 एक प्रोटोटाइप का वो मॉडल के बराबर होना चाहिए, मॉडल और प्रोटोटाइप के आपस में सेम होना चाहिए। वो तब ही हो सकता है कि ये जो दूसरी कंडीशंस हैं जो जिसके ऊपर इसको ऑपरेट होना चाहिए वो लाजमी होगा, तभी ही हम ये डिजायर्ड प्रेडिक्शन इक्वेशन कह सकते हैं। सो द प्रोटोटाइप एंड द मॉडल मस्ट हैव द सेम फेनोमेना। जो हम लोग कह रहे थे उनके पाई टर्म्स अगर सेम फेनोमेना है तो उनके पाई टर्म्स सेम होने चाहिए। जैसे रेनॉल्ड्स नंबर आ रहा है, वॉट एवर हमारे पास पाई टर्म्स आ रहे हैं तो वो सेम होंगे, और वो जब दोनों एक दूसरे के सेम होंगे तभी ही हम लोग प्रेडिक्शन इक्वेशन कह सकते हैं कि प्रोटोटाइप और मॉडल सेम होगा। तो वो जो हमारे पास डिज़ाइन और ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं वो प्रोटोटाइप और मॉडल के लिए मैच करनी चाहिए। ठीक है? तो ये अगर नहीं लिखा हुआ है तो मतलब ये प्रोटोटाइप है, दिस इज प्रोटोटाइप एंड प्रोटोटाइप। सो ये कंडीशंस जब मैच करेंगी पाई 2 पाई 3 और पाई वॉट एवर जो भी टर्म्स आ रहे हैं प्रोटोटाइप और मॉडल के मैच कर रहे हैं, तो तब हम लोग प्रेडिक्शन इक्वेशन कह सकते हैं कि पाई 1 ऑफ द प्रोटोटाइप वुड बी इक्वल टू द पाई 1 मॉडल। सो ये जो प्रेडिक्शन इक्वेशन है हम लोग ये प्रेडिक्शन करना चाह रहे हैं कि ये प्रेडिक्शन तब जाकर हमारे पास होगी, और वो कब हो सकती है जब ये चीज़ें आप मीट कर जाएंगे, ये डिज़ाइन कंडीशंस इसके ऊपर ऑपरेट कराएंगे,
कि आप अपने मॉडल्स को इस तरह से ऑपरेट कराएंगे, तभी ही वो आपके प्रोटोटाइप के बिहेवियर को मैच कर रहे होंगे। लेट्स कंसीडर एन एग्जाम्पल कि हमारे पास कोई भी ड्रैग फोर्स है स्फीयर के ऊपर और वो हम मेजर करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास जो पाई टर्म्स आ रहे हैं वो एक ये पाई टर्म है, ये पाई 1 है, और ये हमारे पास पाई 2 है। तो अगर प्रोटोटाइप और मॉडल मस्ट हैव द सेम फेनोमेना, तो प्रोटोटाइप और मॉडल्स के जो पाई टर्म्स हैं वो भी सेम ही होंगे। सो मॉडल ये यहाँ पर एफ एम, रो एम, वी एम, डी एम आ गया है, और यहाँ पर रो वी एम डी की जगह रो एम, वी एम, डी एम ऑफ यू एम। तो ये जो है ये प्रोटोटाइप के लिए हैं, ये प्रोटोटाइप के लिए हैं, ये मॉडल के लिए। तो डिज़ाइन कंडीशंस क्या होंगी? जो रेनॉल्ड्स नंबर है रो वी डी ओवर म्यू, वो मॉडल के लिए भी सेम होना चाहिए जो प्रोटोटाइप का है। अगर ये डिज़ाइन कंडीशंस मैच कर जाएंगी तभी हम कह सकते हैं कि जो मॉडल का ये वाला टर्म होगा, ये जो पाई टर्म है, ये जो प्रेडिक्शन इक्वेशन है, तभी ही ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। या ये एग्जाम्पल थी जिसमें ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करनी थी हमें थिन रेक्टेंगुलर प्लेट के अंदर, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी सॉल्व आउट किया था। उसमें हम लोगों ने ये पाई टर्म्स बनाए थे। ये हमारा पाई 1 था, ये पाई 2 था, और ये हमारे पास पाई 3 था। तो अगर मॉडल और प्रोटोटाइप ने बिहेव सेम करना है तो इनका फेनोमेना सेम होना चाहिए, और फेनोमेना सेम होना चाहिए तो मतलब इनके पाई टर्म्स सेम ही होंगे। तीनों के, यानी कि जो तीनों पाई टर्म्स हैं उसके लिए भी सेम होंगे, सेम फेनोमेना, मतलब सारे वेरिएबल्स भी सेम है, फ्लो टाइप्स भी सेम ही है। सो ये आपका इसकी जगह पर हर जगह सबस्क्रिप्ट मॉडल आ जाएगा। सो ये अगर डिज़ाइन कंडीशंस क्या होंगी कि ये जो पाई टर्म्स हैं मॉडल के, ये बराबर होने चाहिए प्रोटोटाइप के हिसाब से। सो ये प्रोटोटाइप के साथ बराबर होने चाहिए। ये मॉडल के जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो प्रोटोटाइप के साथ मैच करना चाहिए। ये डिज़ाइन इस डिज़ाइन कंडीशंस पर हो रहा होगा, तभी हम लोग कह सकते हैं कि जो ड्रैग फोर्स के लिहाज से आपके पाई टर्म आया था वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। फ्लड्स इन द न्यूज़, और ये मॉडलिंग पैराशूट्स इन अ वाटर टनल, जो पैराशूट से फ्री फॉल जंपिंग हुई थी, फर्स्ट जंपिंग, वो 1914 के अंदर हुई थी फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट। लेकिन उससे पहले पैराशूट्स जंपिंग हॉट एयर बैलून से लेट 1700s के अंदर पहले ही हो चुकी थी। मॉडर्न टाइम्स के अंदर जो पैराशूट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं मिलिट्री, सेफ्टी और स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर। तो इसीलिए इंटरेस्ट है लोगों का डिज़ाइन करने में आपके पैराशूट्स वगैरह के। तो ये रिसर्चर्स जो हैं वॉर्सेस्टर पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट, उन्होंने इसके वेरियस एस्पेक्ट्स स्टडी किए हैं एरोडायनामिक्स के, जो कि रिलेटेड हैं पैराशूट से। तो उन्होंने जो वो उसकी मॉडलिंग या स्केलिंग वगैरह की थी पैराशूट्स की, वो वाटर टनल्स के अंदर की, और उससे क्या फ़ायदा हुआ है कि वो जो उनका जो साइज़ है वो रिड्यूस हो गया है 30 to 60 टाइम्स। तो अगर इनको रियल वर्ल्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एयर के अंदर ही जंपिंग करके उसकी टेस्टिंग वगैरह या एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने पड़ते, तो पैराशूट्स भी बहुत बड़े बनाने पड़ते, और फिर उनके एक्सपेरिमेंट्स करना भी काफ़ी इश्यूज़ हो जाता। तो यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहा है कि डायमेंशनल एनालिसिस एक बहुत ज़्यादा बड़ा हेल्पफुल है हमारे लिए मॉडलिंग एंड सिमिलिट्यूड के अंदर भी। तो ये एक एग्जाम्पल है 7.5 मंसन के अंदर गिवन है। A long structural component of a bridge has an elliptical cross section shown in figure. It is known that when a steady wind blows past this type of bluff body, vortices may develop on the downwind side that are shared in regular fashion at some definite frequency. Since these vortices can create harmful periodic forces acting on the structure, it is important to determine the shedding frequency. अब क्या है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है ब्रिज के अंदर, उसका जो कंपोनेंट है वो आपका एलिप्टिकल शेप का है। जब भी इसके ऊपर अगर एक स्टेडी विंड ब्लो कर रही होती है
तो वो फ्लूइड इसके पीछे जो है वो सेपरेट हो रहा होगा। फ्लूइड सेपरेट होने की वजह से यहाँ पर वॉर्टिसीज क्रिएट हो रहे होंगे। वॉर्टिसीज क्रिएट हो रहे होंगे तो इसके वॉर्टिसीज क्रिएट होने की वजह से एक इसके ऊपर फोर्सेस क्रिएट हो रही होंगी। क्यों? क्योंकि अब ये जो वॉर्टिसीज क्रिएट हो रहे हैं जो कि मूवमेंट वगैरह हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्रंटल एरिया और जो बैक एरिया है इसके ऊपर ड्रैग फोर्सेस लग रही हैं। मतलब फ्रंट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, बैक के ऊपर प्रेशर कम है इस पोर्शन के ऊपर, क्योंकि फ्लूइड सेपरेट हो गया है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से ये पीरियडिकली आपके जो है वो वॉर्टिसीज क्रिएट हो रहे हैं। तो ये जो फोर्सेस हैं आप इसके ऊपर लग रही होंगी पीरियडिकली, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस वगैरह जो हैं वो इस स्ट्रक्चर के ऊपर आ सकती हैं। सो दैट इज़ हार्मफुल एज वेल। तो इसके लिए हम लोगों ने शेडिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करनी है कि कितने शेडिंग फ्रीक्वेंसी से ये आपके जो वॉर्टिसीज हैं क्रिएट हो रहे हैं। सही है। अब इस केस के अंदर इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है इंटरेस्ट के लिए इसका जो डायमीटर जो गिवन है या ये जो डायमेंशन गिवन है दैट इज़ 0.1 मीटर्स, और ये जो हाइट गिवन है या जो ये लेंथ h जो गिवन है दैट इज़ 0.3 मीटर्स। ये आपके जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट है, दैट मीन्स कि ये जो गिवन है ये प्रोटोटाइप के लिए गिवन है। एंड रिप्रेजेंटेटिव विंड वेलोसिटी इज 50 किलोमीटर्स पर आवर। तो उसके जो विंड की वेलोसिटी है दैट इज 50 किलोमीटर्स पर आवर। तो स्टैंडर्ड एयर कैन बी अज्यूम, तो स्टैंडर्ड एयर की जो प्रॉपर्टीज होंगी हम वो कंसीडर कर रहे होंगे। शेडिंग फ्रीक्वेंसी इज टू बी डिटरमाइंड थ्रू द यूज ऑफ अ स्मॉल स्केल मॉडल दैट इज टू बी टेस्टेड इन अ वाटर टनल। अब जो शेडिंग फ्रीक्वेंसी इसकी फाइंड आउट करनी है, हम लोगों ने एक स्मॉल स्केल मॉडल यूज़ करना है जो कि हम लोग टेस्ट कर रहे होंगे वाटर टनल के अंदर। और ये वाटर टनल के अंदर टेस्ट क्यों कर रहे हैं, दोस्त हमारी मर्जी है, हम जिसके अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन ये हम लोग एंड के अंदर इसको देख रहे होंगे। अगर हम इसको वाटर टनल की बजाय विंड टनल के अंदर कर रहे होते तो फिर हमें क्या कंडीशंस रखनी होती। तो अब उसने स्मॉल स्केल मॉडल बनाना है। ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रक्चर जाकर जो लगा हुआ है वो स्ट्रक्चर निकाले ब्रिज से और वो फिर जाकर लैब्स के अंदर एक्सपेरिमेंट करे, या ब्रिज को क्लोज करके वहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशंस क्रिएट बनाने के लिए वो कर रहे हो। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना हमें फ़ायदा है कि हम लोग उसके मॉडल्स बनाकर लैब्स वगैरह के अंदर यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं कि वो सेम बिहेवियर दे रहा होगा जो कि प्रोटोटाइप्स के लिए। सो मॉडल की जो डायमेंशंस, एक डायमेंशंस उन्होंने कही है DM आपने ये रखनी है, और जो वाटर का टेम्परेचर रखना है जिसमें वाटर टनल के अंदर आपने टेस्ट करना है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। सही है। तो इस मॉडल के लिए हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि डायमेंशन क्या रखें। ये हमारे पास अननोन है कि इसकी डायमेंशन क्या रखनी है हम लोगों ने, और वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी रखें हम लोग एट विच द टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड। मॉडल डायमेंशन क्या रखनी है इसकी, ये जब मॉडल जब इसका क्रिएट करेंगे तो उसकी हाइट HM क्या रखनी है, और किस वेलोसिटी से हम लोगों ने इसको टेस्ट करना है। जब ये हम लोग टेस्ट परफॉर्म कर रहे होंगे तो वाटर की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। इफ़ द शेडिंग फ्रीक्वेंसी फॉर द मॉडल इज़ फाउंड टू बी 49.9 हर्ट्ज, अगर हमारी जो शेडिंग फ्रीक्वेंसी है इस मॉडल की फाउंड हो रही है 49.9 हर्ट्ज, what is the corresponding frequency for the prototype। ठीक है। तो इसका मतलब आपके अगर उसने एक्सपेरिमेंट रन किए, एक्सपेरिमेंट रन करने के बाद उसके पास जो मॉडल की फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 49.9 हर्ट्ज आ रही है। अब ये 49.9 हर्ट्ज तो आ रही है मॉडल के लिए, तो ये 49.9 हर्ट्ज मॉडल के लिए है, तो प्रोटोटाइप के लिए ये फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो हम लोग वही सिमिलर प्रोसीजर अपनाएंगे। पहले तो हम लोगों ने पाई टर्म्स बनाने हैं कि हम लोगों ने देखना है कि इसकी जो इक्वेशंस हैं वो क्या है, कौन सी ये फ्लो जो है, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लो कौन से पाई टर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये जो ओमेगा है जो कि शेडिंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ, वो किस चीज़ का फंक्शन है, ये डायमेंशन D का, डायमेंशन H का, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो ये इन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारे पास वेरिएबल्स जो हैं वो 6 वेरिएबल्स हैं।
तो हम लोग अब इसको पाई टर्म्स के अंदर देखते हैं कि वो पाई टर्म्स बनाकर ये किन पाई टर्म्स के ऊपर ये पर्टिकुलर फ्लो डिपेंडेंट है। सो ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ डी एच, और ये एच कैपिटल है, सो डी एच वी रो एंड म्यू। सो ये एच भी हम लोग कैपिटल रखते हैं। सो ये है वी डी एच, और इसकी जो डायमेंशंस हैं, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस टी इनवर्स है, डी की लेंथ है, एच की भी लेंथ है, वेलोसिटी की एल टी माइनस 1 है, डेंसिटी एम एल माइनस 3, विस्कोसिटी एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। ये वाटर की डेंसिटी गिवन है 998 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और ये जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो है 1.00 इंटू 10⁻³ पास्कल सेकेंड्स। ये है 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अब उसने कहा है विंड की जो कंडीशंस कंसीडर करें वो स्टैंडर्ड एयर वाली कंसीडर करें, तो वो उसके ऊपर जो विस्कोसिटी है वो है 1.79 इंटू 10⁻⁵, और जो विस्कोसिटी है एयर की वो है 1.23 किलोग्राम्स पर मीटर की। अब अगर हम देखें, जिस तरह से हम लोग रेफरेंस डायमेंशंस देख रहे थे कि वो तकरीबन बेसिक डायमेंशंस के बराबर होती हैं, सिवाय एक केस के जो कि आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पर गिवन। तो इसमें अगर हम लोग देखें तीनों डायमेंशंस यूज़ हो रही हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारी जो रेफरेंस डायमेंशंस हैं वो 3 के ही बराबर होंगी, और जो पाई टर्म्स हमारे पास आ रहे होंगे वो तकरीबन 3 ही आ रहे होंगे। तो हम लोग यूज़ करते हैं जो प्रोसीजर मैंने सेकंड यूज़ किया था। हम लोग सबसे पहले लेंथ को कैंसिल आउट करने जा रहे हैं, और उसके लिए जो मैं वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ वो h यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो उस प्रोसीजर से भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी मेथड आपको ईजियर लगा था इसमें। सिंस इसके अंदर लेंथ वाली कोई भी डायमेंशन नहीं है, तो इसके लिए ना ही हम कोई मल्टीप्लाई करेंगे, ना ही किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे, तो इसको हम लोग एज इट इज़ ही रहने देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास है, तो ये हम वेरिएबल h यूज़ कर रहे हैं, ये h है। ठीक है, सो ये हो जाएगा d/h, तो ये हमारे पास हो जाएगा डायमेंशनलेस, और जाहिर सी बात है ये हमारा पाई टर्म बन चुका है, क्योंकि अब कोई भी इसकी डायमेंशन नहीं बची है, तो ये हमारा π2 होगा। π1 हमारे मेन वेरिएबल से आ रहा होगा। ठीक है, ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया h/h, तो ये तो 1 के बराबर हो गया, तो ख़त्म हो गया। ठीक है, इसमें है लेंथ, तो वो कैंसिल आउट करने के लिए हम लोग वेलोसिटी को h से डिवाइड करेंगे, उसके वेरिएबल से, तो हमारे पास ये बच जाएगा t इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर लेंथ -3 है, तो अगर हम h³ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारी लेंथ की डायमेंशंस ख़त्म हो जाएगी, ρh³, और ये जो डायमेंशन हमारे पास बचेगी सिर्फ m बचेगी। सिमिलरली विस्कोसिटी के लिए हम h से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि l इनवर्स है, सो h मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास बचेगी mt-1। तो इस तरह से हमारे पास अब कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं बचा है जिसमें लेंथ की डायमेंशंस बची हो। अब हम लोग जो दूसरी डायमेंशन है मास को, वो कैंसिल आउट करने जाते हैं, और मास के लिए हमारे पास ρh³ वैसे ही फॉर्म हुआ है, सो ρh³ हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मास है ही नहीं, तो ये हम एज इट इज़ रखेंगे। ये हमारा π2 ऐसे ही बन चुका है, तो इसको हम लोग π2 लिख रहे हैं। ये इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें हमारे पास मास नहीं है, सो लेट इट बी v/h t इनवर्स, और ये जाहिर सी बात है कैंसिल आउट हो जाएगा, ρh³ डिवाइड बाय ρh³, ये 1 हो गया, मतलब ये ख़त्म हो जाएगा हमारा। यहाँ पर हमारे पास मास है, तो इसको हम लोग ρh³ से डिवाइड कर दें तो हमारा मास ख़त्म हो जाएगा, μh डिवाइडेड बाय ρh³, सो ये हो जाएगा μ/ρh²। अब हमारे पास यहाँ पर जो डायमेंशन बची है वो बची है t इनवर्स।
अब आखिरी डायमेंशंस, मुझे टाइम को कैंसिल आउट करना है। अब आप देखें टी इनवर्स यहाँ पर भी है, टी इनवर्स यहाँ पर भी है, टी इनवर्स यहाँ पर भी है। इससे मैं कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा मेन डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये कहीं और नहीं आना चाहिए, सिर्फ एक ही दफ़ा आना चाहिए, तो इसको मैं डिवाइड नहीं करूँगा। अब मेरी मर्ज़ी है चाहे v ओवर एच ले लूँ या म्यू ओवर रो एच स्क्वायर ले लूँ। तो मेरे लिए v ओवर एच ईजियर है, तो मैं v ओवर h को कंसीडर कर रहा हूँ, पर मैं t की डायमेंशन क्लियर करना चाह रहा हूँ। सो दैट वुड बी h, क्योंकि वो t h ओवर v के बराबर होगी डायमेंशन। ठीक है, तो ये वाली डायमेंशंस मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो ये हो जाएगा ओमेगा मल्टीप्लाई बाय h ओवर v, और ये ओमेगा h ओवर v हो गया मेरा पाई 1। ये इसकी अब कोई भी डायमेंशंस नहीं बची हैं, सो दिस इज़ माई पाई 1। पाई 2 यहाँ से आ गया था, दैट वाज d ओवर h। सही है, ये ख़त्म था, कैंसिल आउट, ये हमने वैसे ही लिया है। सो v ओवर h मल्टीप्लाई बाय h ओवर v, तो ये 1, इसकी कोई भी डायमेंशंस नहीं बची है, ये वैसे ही कैंसिल आउट हो चुका था। अब इसके लिए जाहिर सी बात है म्यू ओवर रो एच स्क्वायर मल्टीप्लाई जब होगा h ओवर v, तो ये भी डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएगी। सो यहाँ पर क्या बचेगा, म्यू ओवर रो v h। सो ये अगेन मेरा पाई 3 टर्म होगा। ठीक है, सो पाई 1, पाई 2 एंड पाई 3। हमारा जो पाई 1 आया है वो आया है ओमेगा h ओवर v, और जो पाई 2 आया है हमारा वो आया है d ओवर h, और जो पाई 3 आया है वो आया है म्यू ओवर रो वी एच। एंड वी नो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रेनॉल्ड्स नंबर। आप चाहें तो इसको रो वी एच ओवर म्यू करके भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, आप या म्यू ओवर रो वी एच करके भी छोड़ दें तो कोई इशू नहीं। सो दीज आर द पाई टर्म्स, वो हमारे डिपेंडेंट है। पाई 1 इज अ फंक्शन ऑफ पाई 2, पाई 3। ये हमारी मेन इक्वेशन है जिसके ऊपर ये आपका फ्लो जो है डिपेंडेंट है। आपका ये फ्लो फेनोमेना है, ये जो है ये फेनोमेना दोनों को फॉलो करना है, प्रोटोटाइप और मॉडल को, तभी वो एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे होंगे सिमिलर। सो पाई 1 की जगह पर हम उसका वैल्यू लिख रहे हैं। सो ओमेगा h ओवर v इज अ फंक्शन ऑफ d ओवर h कॉमा रो वी एच ओवर म्यू। सो ये मेन इक्वेशन है, ये आपका फेनोमेना है जिसको फॉलो करना है बोथ प्रोटोटाइप और मॉडल ने। अगर ये मॉडल के लिए भी, अब ये प्रोटोटाइप के लिए है अगर, तो ये चीज़ इसको मैं P लिख देता हूँ, ये P, ये P, 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 हर जगह पर प्रोटोटाइप के लिए आ जाएगा P, और मॉडल के लिए M आ जाएगा। या आप चाहें तो प्रोटोटाइप के लिए P ना लिखें और उसको अज्यूम कर लेंगे वो प्रोटोटाइप के लिए। ओमेगा m h m v m should be a function of, अगर ये फंक्शन बनता है, ये फंक्शन ऑफ dm ओवर hm रो m vm hm ओवर म्यू m। सही है, तो अगर आपका ये जो पाई टर्म है, जब ये dm ओवर hm बराबर होगा dp ओवर hp, यानी कि d ओवर ये वाला पाई टर्म मॉडल का प्रोटोटाइप के पाई टर्म से बराबर होगा dp ओवर hp के। जब ये आपस में बराबर होगा और ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है किसका, मॉडल का, वो जब बराबर होगा प्रोटोटाइप के रो p vp hp डिवाइडेड बाय द म्यू p, तभी मैं कह सकता हूँ, जब मैं फिर ये जो मेरी प्रेडिक्शन इक्वेशन होगी, तभी मेरी जो प्रेडिक्टेड इक्वेशन होगी वो यही कि wm hm और vm इज इक्वल टू ओमेगा p hp
और वी पी, तभी ये मेरी इक्वेशन, ये प्रेडिक्शन इक्वेशन है मेरी। तभी यही हो सकता है जब आपकी ये डिज़ाइन कंडीशंस जो हैं मैच करेंगी। सो ये जब डिज़ाइन कंडीशंस मैच हो जाएंगी, ये डिज़ाइन कंडीशंस, इनके ऊपर आप ऑपरेट कराएंगे मॉडल्स को, तो तभी आपके ये जो मेन प्रेडिक्शन इक्वेशन है तभी आप उसको कर सकते हैं। और वो किस तरह से कर सकते हैं वो हम लोग देख रहे होंगे। हमें डेटा गिवन है, सो हमें जो प्रॉब्लम को देखें तो उसके अंदर डी पी और एच पी गिवन है। सो हम वो वैल्यूज़ लिखते हैं। सो डी पी वॉज इक्वल टू 0.1 मीटर्स और एच पी वॉज इक्वल टू 0.3 मीटर्स। ठीक है, ये डायमेंशंस हमें गिवन है। और विंड की वेलोसिटी गिवन है 50 किलोमीटर्स पर आवर। सो वेलोसिटी जो वहाँ पर गिवन है प्रोटोटाइप के अंदर, विंड की वेलोसिटी वो है 50 किलोमीटर्स पर आवर। और बाकी चीज़ें हमें मॉडल के लिए गिवन है। सो मॉडल के लिए हमें गिवन है DM और वो है 20 मिलीमीटर्स। और शेडिंग फ्रीक्वेंसी हमें मॉडल के लिए गिवन है, वो थी 49.9 हर्ट्ज। सही है। और वाटर टेम्परेचर गिवन है, जिसकी वजह से हमें ये जो डेंसिटीज़ और विस्कोसिटीज़ थी वो हम लोगों ने पहले ही लिख ली थी। तो सबसे पहले वो ये कह रहा है कि मॉडल की डायमेंशन क्या होगी जिससे ये टेस्ट परफॉर्म होने चाहिए, और वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग पाई टर्म देखें तो हमारा जो पहला पाई टर्म है वो है DM ओवर HM। DM ओवर HM शुड बी इक्वल टू DP ओवर HP। अब हमें ये डायमेंशंस गिवन है, किसकी, प्रोटोटाइप की गिवन है, वो है 0.1 मीटर्स और ये है कितना, 0.3 मीटर्स। ये है 0.1, ये है 0.3 मीटर्स। सो मॉडल की यहाँ पर हमें डायमेंशंस गिवन है 20 mm, सॉरी ये इसकी गिवन है वो है 20 mm। सो दैट मीन्स 20 इंटू 10⁻³ मीटर्स ओवर HM। अब इससे मुझे HM को फाइंड आउट करना है। तो ये जो मेरे पास HM आएगा, HM मेरे पास आ रहा होगा 60 इंटू 10⁻³ मीटर्स, या HM जो है वो आ रहा है 60 मिलीमीटर्स। तो इस डायमेंशन से, यानी कि मैं HM वाली 60 मिलीमीटर वाली जब डायमेंशंस रखूँगा, क्योंकि उसने कहा है कि आपने एक डायमेंशन सेलेक्ट करनी है, DM 20 mm ओवर 60 mm। सो अगर मैं वो 20 mm रख रहा हूँ तो मुझे ये HM वाली जो डायमेंशंस रखनी पड़ेंगी वो 60 mm ही रखनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ ये मेरा मैच नहीं कर सकेगा। और ये हमें पता कहाँ से लग रहा है, ये हमें पाई टर्म से पता लग रहा है। सो ये तो हो गया, हमारा आंसर हमें पता लग गया। दूसरा था रेनॉल्ड्स नंबर मैच करना चाहिए। ठीक है, सो रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ द मॉडल, वेलोसिटी ऑफ द मॉडल, H ऑफ द मॉडल शुड बी, सॉरी ये मॉडल should be equal to the density of the prototype, velocity of the prototype, H of the prototype और viscosity of the prototype। अब density of the model, अब मॉडल जो है हमारा मॉडल वो हम टेस्ट कर रहे हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। उसने कहा है कि वाटर टनल के अंदर करें। हम लोग बाद में भी देख, अब इसको जब ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो हम देखेंगे अगर इसको विंड टनल के अंदर करते तो क्या इशू आता हमारे पास। मॉडल वाटर टनल के अंदर कर रहे हैं, प्रोटोटाइप आपका एयर के अंदर है, एयर या विंड के अंदर है। ठीक है, सो डेंसिटी ऑफ जो मॉडल है तो जाहिर सी बात है वो वाटर की है, वो हम लोग 998 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। वेलोसिटी ऑफ द मॉडल हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है कि क्या वेलोसिटी रखनी है। H ऑफ द मॉडल और वो है 60 मिलीमीटर्स, सो या 60
इंटू 10⁻⁻3। विस्कोसिटी ऑफ द वाटर, यानी मॉडल है तो वो वाटर की यूज होगी 1.00 इंटू 10⁻⁻3 पास्कल सेकेंड्स। डेंसिटी ऑफ द प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप जो आपका रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम था वो विंड के अंदर था, तो डेंसिटी होगी वाटर की। वेलोसिटी ऑफ द प्रोटोटाइप जो गिवन है वो किलोमीटर्स पर आवर के अंदर गिवन है। सो हम लोग और इसको भी किलोमीटर्स पर आवर के अंदर चाहें तो रख सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो ये आप 50 ही रख लें, 50 किलोमीटर। आपका जो आंसर आएगा वो किलोमीटर्स पर आवर में ही आ जाएगा। HP क्या है? HP जो प्रोटोटाइप का था वो है 0.3 मीटर्स, ये मीटर्स में, ये 0.3 मीटर्स डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी ऑफ द प्रोटोटाइप, और वो विंड की थी 1.79 इंटू 10⁻⁻5 पास्कल सेकेंड। सो इसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास VM मॉड 4 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो इस मॉडल को जो हम लोगों ने टेस्ट करना है, तो वाटर की वेलोसिटी अबाउट 17.244 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको मीटर्स पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस वेलोसिटी को आप मीटर्स पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपके पास वेलोसिटी फिर आ सकती है इन टर्म्स ऑफ मीटर्स पर सेकंड के अंदर। लास्ट पार्ट है कि अब उसने एक्सपेरिमेंट्स रन कर लिए हैं। एक्सपेरिमेंट जब रन किए हैं तो उसके पास जो एक डेटा आया है वो 49.9 हर्ट्ज आया है। जो मॉडल की शेडिंग फ्रीक्वेंसी है वो 49.9 हर्ट्ज आई है, तो प्रोटोटाइप के लिए ये शेडिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो अगर ये हमारी डिज़ाइन कंडीशंस दोनों मैच करवा ली हैं हमने, पहली डिज़ाइन कंडीशन दूसरी डिज़ाइन कंडीशन ये दोनों मैच कर गई हैं, तो मतलब अब मेरा जो प्रोटोटाइप जो प्रेडिक्शन इक्वेशन है वो लिख सकते हैं WM ओमेगा M डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी। ठीक है, दैट वाज द वेलोसिटी ऑफ द मॉडल। सो ये बराबर होगा प्रोटोटाइप के HP ओवर VP। अब मॉडल की भी वेलोसिटी पता है, सो ओमेगा M जो है वो है 49.9 हर्ट्ज, जो कि आया है एक्सपेरिमेंट्स रन कर मॉडल का। HM जो है मॉडल का था वो हम लोगों ने फाइंड आउट किया, वो 60 मिलीमीटर्स है, तो वो हो जाएगा 60 इंटू 10⁻⁻3 मीटर्स। मॉडल की जो वेलोसिटी है वो है 17.244 किलोमीटर्स पर आवर, और हमें फाइंड आउट करनी है शेडिंग फ्रीक्वेंसी प्रोटोटाइप की। तो ये HP जो है वो गिवन है हमारे पास 0.3 मीटर्स डिवाइडेड बाय VP, और प्रोटोटाइप की वेलोसिटी है 50 किलोमीटर्स पर आवर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो शेडिंग फ्रीक्वेंसी आ रही होगी वो बराबर होगी अबाउट 29 हर्ट्ज। इसको आप चेक कर सकते हैं, आंसर्स देख लीजिएगा कि सही हैं, तो नहीं तो वो कैलकुलेशंस आप खुद ही कर लीजिएगा। सो ये है हमारे पास शेडिंग फ्रीक्वेंसी जो कि प्रोटोटाइप के लिए आ रही होगी। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने पहले फाइंड आउट किया कि अगर हम लोग एक डायमेंशंस रख रहे हैं मॉडल के लिए और वो प्रॉब्लम के अंदर गिवन थी, प्रॉब्लम के अंदर कितनी गिवन थी? वो गिवन थी हमारे पास गिवन थी 20 मिलीमीटर्स, और जो प्रोटोटाइप की दोनों डायमेंशंस गिवन थी वो, क्योंकि हमें पता है कि एक्चुअल के अंदर क्या है, तो उसने कहा है कि आप मॉडल के लिए जो DM वाली डायमेंशंस हैं, जो D वाली डायमेंशन है वो 20 mm रखें। तो HM आपको कितनी रखनी पड़ेगी? तो वो HM हम लोगों ने एक पाई टर्म्स फॉर्म किए, तो उससे पता लगा कि हमें ये जो डायमेंशंस है HM वाली वो 60 मिलीमीटर वाली बराबर होगी, तभी ही हमारी ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी मैच कर जाएगी प्रोटोटाइप और मॉडल की। ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी तक तो पहुंच गए हम लोग। अब विंड वेलोसिटी रियल केस के अंदर जो गिवन है, जो प्रोटोटाइप के लिए है, जहां पर हमारा स्ट्रक्चर इंस्टॉल्ड हुआ है, वो है 50 किलोमीटर्स पर आवर।
अब वो विंड के अंदर है, पर अब वो जो एक्सपेरिमेंट्स रन करना चाह रहे हैं वो रन करना चाह रहे हैं वाटर टनल के अंदर बजाय उसके विंड टनल के। तो वो वाटर टनल के अंदर कर रहे हैं और वो 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। तो वो किस वेलोसिटी से करें कि आपकी ये जो एयर की जो 50 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से वो बराबर हो जाए, मैच हो जाए। तो हम लोगों ने पाई टर्म जो सेकंड वाला डिज़ाइन कंडीशन हमारी थी रेनॉल्ड्स नंबर वाली, कि प्रोटोटाइप और मॉडल के लिए वो रेनॉल्ड्स नंबर मैच करना चाहिए, ठीक है। और वो मैच कभी जब मैच करेगा तभी हमें पता लगेगा। तो उससे हमें पता लगा कि जो वेलोसिटी वाटर के अंदर होनी चाहिए, वाटर टनल के अंदर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 50 किलोमीटर्स पर आवर। तो रियल केस के अंदर है ये 17 पॉइंट समथिंग हमारे पास आ रहा था आंसर। तो उतना ही किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से वेलोसिटी वो होनी चाहिए। अब उसने एक्सपेरिमेंट्स रन किए, मॉडल के लिहाज से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 49.9 हर्ट्ज आ रही है। तो ये फ्रीक्वेंसी प्रोटोटाइप के लिए कितनी होगी, किस तरह से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर मॉडल के लिए इतनी आई है तो प्रोटोटाइप के लिए वो कितनी होगी। तो वो हमारा जो मेन टर्म था, जो प्रेडिक्टेड इक्वेशन थी हमारे पास पाई टर्म से, हमने उसको इक्वल किया और वो हमारे पास आंसर आ रहा था 29 हर्ट्ज के आसपास। तो वो हम लोग इस तरह से फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी हमारे पास रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हो, उसके हम लोग अगर उसका जो मॉडल हम लोग डिज़ाइन करना चाह रहे हो, तो इस तरह से मॉडल हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स रन कर सकते हैं, तभी जाकर मॉडल और प्रोटोटाइप मैच कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि एयरक्राफ्ट्स के ऊपर अगर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह रन करने हो तो पूरा एयरक्राफ्ट रखें, तो वो हमारे लिए, या ड्रैग और अगर लिफ्ट वगैरह देखनी हो किसी शेप वगैरह के लिए एयरक्राफ्ट के, तो हम उसका एक छोटा सा स्मॉल मॉडल विंड टनल के अंदर वो टेस्ट कर सकते हैं। और ये एक बात हम लोग कह रहे थे कि वाटर टनल के अंदर करने से क्या होगा, और अगर यही सेम मॉडल जो कि इस डायमेंशन का था 20 mm और वो जो हमारे पास 60 mm आ रही है, अगर हम इसको वाटर टनल की बजाय विंड टनल के अंदर करते तो क्या होता। तो ये हमारा टर्म है रेनॉल्ड्स नंबर, मॉडल का वेलोसिटी ऑफ द मॉडल, और h ऑफ द मॉडल डिवाइड बाय द म्यू ऑफ द मॉडल should be equal to density of the prototype, velocity of the prototype, h of the prototype and viscosity of the prototype। अब अगर हम इसको विंड टनल के अंदर, if we test it in wind tunnel, बजाय उसके कि हम उसको वाटर टनल के अंदर टेस्टिंग करें, तो फिर हमें क्या वेलोसिटी रखनी पड़ती। सिंस अब हम मैच करती, हमारी डेंसिटी भी सेम होती, विस्कोसिटी ऑफ द मॉडल भी सेम होती, क्योंकि हम लोग विंड के अंदर, एयर के अंदर ही कर रहे हैं। तो ये दोनों टर्म्स तो हमारे कैंसिल आउट हो जाते हैं, सही है। सो ये टर्म हमारे कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाता इसके साथ, और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाता है इसके साथ। हमारे पास जो आंसर आ रहा होता वो आ रहा होता VM/HM इज इक्वल टू VP/HP, और मॉडल की वेलोसिटी क्या रखनी पड़ती, h ऑफ द मॉडल जो है वो है हमारे पास कितना 60 × 10⁻³ और प्रोटोटाइप के ऊपर जो वेलोसिटी थी वो है 50 km/h, और ये HP जो था हमारा वो था 0.3 मीटर्स, और ये मीटर्स है, सही है। तो ये अब वहाँ चला जाएगा 60 डिवाइड होने। सो VM इज इक्वल टू 50 डिवाइड इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 10⁻³ सो हमारे पास जो आंसर आ रहा होता इसका वो आ रहा होता 250 km/h। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हमें अगर ये विंड टनल के अंदर टेस्टिंग करनी होती तो हमें जो अप्रॉक्सीमेटली जो वेलोसिटीज़ मैच करनी होती वो विंड टनल के अंदर वो अबाउट 250 km/h के अंदर करनी होती। वाटर टनल के अंदर अगर मैं ये टेस्ट रन करना चाह रहा हूँ तो वो सिमिलैरिटी हमारी मैच हो जाती 17 पॉइंट समथिंग km/h की स्पीड से।
तो वो आपकी मर्ज़ी है। अनटिल एंड अनलेस जब आप एरोडायनामिक्स का स्टडी कर रहे होंगे तो पर्टिकुलर अगर स्पीड को अगर हम क्रॉस कर जाते हैं तो कंप्रेसिबल इफेक्ट्स भी आ रहे होते हैं, बट 250 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड के अंदर कंप्रेसिबल इफेक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। सो इसको हम लोग विंड टनल के अंदर भी टेस्ट कर सकते थे, पर वाटर टनल के अंदर टेस्ट करना और 17 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड मेंटेन करना वॉन्ट बी एन इशू।